हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारी डेली करंट अफेयर की है। अगर आप मेरी इस वीडियो को डेली देख रहे होंगे तो आपको एज ए जनरल नॉलेज भी बहुत हो चुकी होगी, क्योंकि हम करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ उसके बारे में बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट भी यूज़ करते हैं। मैं आपको आज फिर बोलना चाहूँगा, जो भी आप करंट अफेयर का क्वेश्चन लिखते हो उसके नीचे की 2 लाइन छोड़ते हुए चलिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बोलता हूँ उनको आप लिख सको। उसके लिखने के आपको 2 फ़ायदे हैं। पहला, आपको क्वेश्चन याद करने में बहुत आसानी होगी, और जो दूसरा फ़ायदा है वो यह है, कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर उसके सराउंडिंग पूछ लेता है। इसलिए मैं जो आपको बताता हुआ निकल चला जाता हूँ, आप उनको भी ज़रूर लिख लिया करें, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ लाइक कर दे और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। चलो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज डेट है 19 मई 2020। पहला क्वेश्चन करते हैं, विश्व रक्तचाप दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तचाप दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 17 मई को मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाने, इसे रोकने व प्रबंधित करने में मदद करने के लिए हर वर्ष 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें, जो इसकी थीम रखी गई है इस बार, उसका नाम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लाइव लॉन्गर। यानी कि अपने ब्लड प्रेशर को मापिए, कंट्रोल करिए और लंबे टाइम तक जीवित रहिए। ये मैंने इमेज भी डाली हुई है इसकी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, मई 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर वर्ष 18 मई को बनाया जाता है। एड्स की बात करें, एड्स की स्पेलिंग होती है AIDS। इसकी जो फुल फॉर्म होती है कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए आप उसको भी लिख लीजिए। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या वैक्सीन जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? 1998 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 18 मई को प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। समाज के विकास में संग्रहालय के महत्वपूर्ण महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जो इस वर्ष इस दिवस की थीम डिसाइड की है, उसका नाम लिखा हुआ है मैंने, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा इसे मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा 1977 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने किस नेता के साथ सत्ता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए है? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए है? ये अब्दुल्ला के साथ हस्ताक्षर किए है। आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस जानने के लिए थोड़ा सा मैप में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास वर्ल्ड का मैप रखा है तो आप उस मैप को देखिए। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान है। ठीक है, अगर हमें कहीं पर भी एशिया में अपना व्यापार करना है, या एशिया में हमें, सेंट्रल एशिया में हमें कहीं पर भी जाना है, तो हमें अफगानिस्तान से होकर जाना पड़ता है। अफगानिस्तान हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात देखिए, अफगानिस्तान के विनिर्माण के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा पैसा लगा रखा है। अफगानिस्तान की संसद भी हमने ही बनाई हुई है, और अफगानिस्तान के बहुत सारे कॉलेज, हॉस्पिटल भी हमने ही बनाए हुए हैं। हम कभी कभी इसे कुछ चीज़ें दान स्वरूप में या अनुदान के स्वरूप में दे दिया करते हैं। कुछ टाइम पहले हमने एक जहाज़ अपना, जो हमने रिटायर कर दिया था, वो अफ़गानिस्तान को ही दिया था। ठीक है, अब आप समझ चुके हो अफ़गानिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था अशरफ गनी। लास्ट ईयर सितंबर के आसपास जब वहाँ पर चुनाव हुए थे, वहाँ पर चुनाव में अशरफ गनी जो उस टाइम जो राष्ट्रपति थे, उनके अपोजिट में अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति खड़े हुए थे। तो अब्दुल्ला नाम के जो व्यक्ति खड़े हुए थे, उन्होंने अशरफ गनी पर आरोप लगाया कि इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करी है और गलत तरीके से वोटों का इस्तेमाल करके इन्होंने जीत हासिल करी है। हालांकि अशरफ गनी जी जीत चुके थे, लेकिन अब्दुल्ला ने इनके लिए
एक आरोप लगा दिया था और इस आरोप को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने भी यह स्वीकार किया था कि ये सारे आरोप बिल्कुल सही पाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अशरफ गनी वहाँ के राष्ट्रपति बन गए थे। अब आपको अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। अफगानिस्तान में एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है तालिबान आतंकवादी संगठन। तालिबान आतंकवादी संगठन में और जो वहाँ की सरकार होती है उन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तालिबान संगठन हमेशा सरकार के अपोजिट ही कार्य करता है, ठीक है। कभी कभी वो क्या करता है, सरकार के किसी नेता को उठा लेता है और उन्हें उठाने के उपलक्ष्य में अपने जो उनके सदस्य होते हैं, जो जेल में बंद होते हैं, जिन्हें सरकार पकड़ लेती है, उन्हें छुटाने के लिए बारे में बात करते हैं और अदला बदली करके छुटा लिए जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा कुदरती स्थिति में ये जो आतंकवादी संगठन है ये सरकार के नेताओं के ऊपर भी बम फोड़ देते हैं। अब वहाँ पर अब आपको अमेरिका की एंट्री पता चलेगी। अमेरिका की एंट्री अफगानिस्तान में होती है। अफगानिस्तान में यूएसए अपनी नाटो फोर्स भेजती है और नाटो फोर्स के जरिए वह तालिबान संगठन में कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तालिबान संगठन जो कि एक आतंकवादी संगठन है वो अमेरिका के सैनिकों के आमने सामने कभी नहीं आता। जब भी आतंकवादी संगठन उनके आमने सामने होता है तो तालिबान संगठन हमेशा ही हार जाता है। इसलिए तालिबान संगठन एक गुपचुप तरीके की नीति अपनाता है, जिसे आप गोरिल्ला भी बोल सकते हो, ठीक है। गोरिल्ला पद्धति अपनाता है कि छुप छुप के वार करता है। अब अमेरिका इस चीज़ से परेशान हो चुकी थी क्योंकि अमेरिका के सैनिक भी मारे जा रहे थे और साथ साथ में सरकार को भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो अमेरिका ने कुछ समय पहले तालिबान संगठन से बात करने की सोची और बात की। उस बात में क्या अमेरिका ने बोला है, अमेरिका ने बोला कि आप लोग हमारी बनाई गई सरकार का समर्थन करिए, ठीक है, और हम साथ में आपके जो सदस्य हमने पकड़े हुए हैं उसे वहाँ से छुड़ाएंगे, वो सदस्य आपको दे देंगे, आप सरकार की मदद करिए, सरकार के अपोजिट मत जाइए और आपका जो आतंकवादी का दर्जा है वो भी हम धीरे धीरे वापस ले लेंगे। और तालिबान इस चीज़ को मान गया। तो तालिबान और वहाँ पर अब शांति बहाल हो चुकी है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्शन आए, इस इलेक्शन में पता चला कि अब्दुल्ला जो अशरफ गनी पर आरोप मढ़ रहे थे कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग कराई है, चुनाव को गलत तरीके से जीता है, उन्होंने अपने आप को एक वहाँ का राजा घोषित कर दिया। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ, अब्दुल्ला ने एक समांतर सरकार बना ली वहाँ पर और खुद को ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जो भी अब्दुल्ला के सहयोगी है, जो उनके समर्थक है, वो लोग अब्दुल्ला को ही राष्ट्रपति मानने लगे। इस अंदर की पॉलिटिक्स से जो यूएसए है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ। यूएसए ने अपने बातों में कहा कि अभी तक तो हमने तालिबान को समझा दिया है और अब तुम अंदर ही अंदर अपनी कारस्तानी करने में लगे हुए हो। तो अमेरिका ने इन्हें साफ शब्दों में बोल दिया, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो हम तुमको जो पैसे देते हैं, यानी कि अमेरिका वहाँ के विकास में पैसे देता है, $1 बिलियन की राशि आने वाली थी, तो अमेरिका ने कहा हम इस राशि को आपको नहीं देंगे, आप अपने देश में सुधार किस प्रकार से कर पाओगे। तब जाके अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच में समझौता हुआ कि देश की खातिर हमको समझौता करने में फ़ायदा है, अगर यूएसए पैसा नहीं भेजेगा तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। तो अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो अब्दुल्ला और अशरफ गनी के जो सहयोगी नेता है उन दोनों को कैबिनेट में यानी कि संसद में मंत्रियों के पद दे दिए जाएंगे। अशरफ गनी को राष्ट्रपति बना दिया और अब्दुल्ला के जो सहयोगी नेता थे उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी और मंत्रिमंडल में जगह देने के साथ साथ उनको अच्छे पद दे दिए गए और अब्दुल्ला को एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उस समिति का कार्य क्या होगा, उस समिति का कार्य होगा तालिबान के जो संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उनसे वार्तालाप करके शांति व्यवस्था बनाए रखने का साधन होगा, ठीक है। तो अध्यक्ष उस चीज़ के अब्दुल्ला को बना दिया ताकि शांति वार्ता बनाए रखे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो थे वही अब है अशरफ गनी और उन दोनों के सहयोगी नेताओं को क्या बना दिया गया है, मंत्री पद दे दिया गया है शांति बिठाने के लिए। अब आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा जान चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। ये क्या चीज़ है आपको अभी बताऊंगा। आप लोग अक्सर खबरों में और न्यूज़ चैनल पर देख रहे होंगे कि प्रवासी मजदूर इधर से उधर यानी कि अपने घर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने यह एक
पहल चलाई है। अपने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए नंगे पांव मजदूरों को जूते व चप्पल देने के लिए यह कार्य करेंगे। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको इस पहल की इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर कहाँ तक राज्य की सीमा बढ़ा दी गई है? तो कहाँ तक बढ़ा दी गई है? 5% तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्यों की उधार सीमा को 3% से 5% कर दिया गया है। यानी कि राज्य की उधार सीमा 3% थी और अब कितनी कर दी गई है? 5% कर दी गई है। राज्य सरकारों ने अब तक केवल 14% सीमा का ही उधार लिया है जो उनके लिए अधिकृत है, जबकि 86% सीमा अप्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंजाब गुड कंडक्ट टेम्परेरी रिलीज AA 2020 के तहत कैदियों को अधिकतम कितने सप्ताह से अधिक के अस्थायी रिहाई को मंजूरी दी है? तो कितने सप्ताह के लिए मंजूरी दी है? 16 सप्ताह, यानी 16 सप्ताह से अधिक वह पैरोल पर या बेल पर बाहर रह पाएंगे। आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा द पंजाब, यानी कि ये कानून कहाँ पर बनाया गया है? पंजाब में यह कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत क्या होगा आपको पता है, पूरा का पूरा देश या पूरी दुनिया ही कोरोना वायरस के कहर से बच नहीं पाई। ठीक है, आपको पता है कोविड-19 में सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वहाँ के कैदियों को पैरोल पर यानी कि बेल पर छोड़ने की बात करी गई है। पहले ये बेल अस्थायी रूप से 16 सप्ताह की होती थी, लेकिन अब इन्होंने अस्थायी रिहाई को 16 सप्ताह से भी अधिक समय के लिए मंजूर कर लिया गया है, जिससे जेल में बंद कैदियों की संख्या कम से कम हो पाए और वहाँ पर सोशल डिस्टेंस बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नाम बताइए। इनका नाम है फेंग फेंग। वुहान डायरी नाम सुनते ही आपके माइंड में एकदम आया होगा वुहान शहर। ये चीन का वुहान शहर है, यहाँ इसी के बारे में बात हो रही है। और आपको पता है कोरोना वायरस फैलने का भी जो मेन स्रोत है वो वहीं से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आपको बताऊंगा इस पुस्तक के अंदर क्या है। कोविड-19 के प्रकोप के दौरान वुहान शहर में सामने आई घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी खाता अब भारत में भी ई पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, जिसे हार्पर कलिंग द्वारा प्रकाशित किया गया। बात करें इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी के लेखक चीनी साहित्य के लेखक हैं, उनका नाम है फेंग फेंग द्वारा ऑनलाइन डायरी लिखी गई है। यह जो पुस्तक है यह ऑनलाइन है, आप भी इसे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT संस्थान द्वारा त्वचा के तापमान में हृदय गति की माप के लिए एक कलाई आधारित ट्रैकर विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने एक ट्रैकर जो कलाई पर लगाया जाता है उसको विकसित किया है, ताकि कोविड-19 के संदिग्ध के तापमान की जो पहचान हो सके और जो भी संदिग्ध इसमें आएगा वो पहचान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ने राज्य सरकारी बैंकों के माध्यम से किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो किसे मंजूरी दी गई है? पंजाब सरकार को यह मंजूरी दी गई है। किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड द्वारा किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण प्रदान करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष तरलता सुविधा प्रदान की गई है। 25,000 करोड़ का, जिसमें से 1500 करोड़ ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी नाबार्ड की। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। नाबार्ड की कभी कभी स्थापना पूछ लेता है और इसके अध्यक्ष पूछ लेता है। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है और जो इसके अध्यक्ष है वो हर्ष कुमार भनवाला है। क्या नाम है अध्यक्ष का? हर्ष कुमार भनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आत्मनिर्भर भारत के स्वभाव के सम्मान में जयतु भारतम एक गीत गाया? तो किसने गाया है? लता मंगेशकर ने। मैंने नीचे फोटो भी इसकी लगा रखी है, आप भी इसे देख सकते हो। लता मंगेशकर। ठीक है, महान गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर की भावना को सलाम करते हुए जयतु भारतीयम नाम से एक गीत गाया है। उन्होंने यह गीत भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए किसके द्वारा एक ऑनलाइन रिपोजिटरी राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की गई है? राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा यह प्रणाली लॉन्च की गई है। आपको पता है प्रवासी श्रमिकों की डेली की डेली कोई ना कोई समस्या हो रही है, तो उन समस्याओं में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? यात्रा की समस्या है। ठीक है, तो उन यात्राओं को सुगम बनाने के लिए यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली ने एक प्रणाली लॉन्च करी गई है। बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 30 मई 2005 में हुई थी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी 30 मई 2005 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से जैक मा ने इस्तीफा दिया है। ये एक चर्चित व्यक्ति, आपने इनका नाम भी पहले भी सुना होगा, जैक मा। बात करते हैं सॉफ्ट बैंक की, तो यह एक जापानी बैंक है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो टोक्यो जापान में स्थित है। और बात करें सॉफ्ट बैंक के फाउंडर एंड CEO की, तो उनका नाम है मासायोशी सन। क्या नाम है? मासायोशी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वित्त मंत्री ने भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो PM ई विद्या नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और छात्रों व शिक्षकों के लिए E-लर्निंग को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने PM ई विद्या लॉन्च किया है। ठीक है, इस योजना के साथ साथ छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस मिलेगा। सरकार PM ई विद्या कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रत्येक ग्रेड के लिए एक टीवी चैनल को लॉन्च करेगी, और 30 मई से 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। कब से अनुमति दी जाएगी? 30 मई से 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विश्व के सबसे बड़े व सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो कहाँ पर की गई है? अमेरिका में। इस ज्वालामुखी का नाम मैंने आपको लिख दिया है, पुआहोनु ज्वालामुखी इसका नाम है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो अमेरिका के मैनोवा के पुआहोनु ज्वालामुखी दुनिया का सबसे बड़ा ढाल वाला ज्वालामुखी बन गया है। अगर इससे पहले की बात करें, क्योंकि ये तो अभी खोज हुई है, इसकी खोज इंपॉर्टेंस क्या है? इससे पहले हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ, आपने मोना लोआ ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, जो अमेरिका में, अब इससे भी बड़ा ये बन चुका है। ठीक है, इससे पूर्व हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोआ सबसे बड़ा ढाल वाला ज्वालामुखी था। अब कौन सा बन गया है? पुआहोनु बन गया है। करंट का क्वेश्चन है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। बात करें ढाल ज्वालामुखी के बारे में, तो ढाल ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होकर बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी चट्टानें यूज होती है, तो बेसाल्ट चट्टानें यूज होती है। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी कारण PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में नंबर नहीं है, कल की वीडियो के लास्ट में है ना, वहाँ पर आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो ऐड में लिख दीजिए, वरना आप PDF मंगानी है तो PDF के लिए लिख दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस संडे को, इस रविवार को 1 मई से 15 मई तक के जितने भी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा। टेस्ट की प्रक्रिया आपको फ्राइडे या सैटरडे को बता दी जाएगी। टेस्ट की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी कि आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उनका आंसर क्लिक कर लोगे, आपको राइट रॉन्ग का पता चल जाएगा। और साथ में ही जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा, टॉप 5 बच्चों का नाम मैं वीडियो के अंत में या स्टार्टिंग में ले लूँगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।